नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी इस समय पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव और संधारित्र, जिसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आपके चैप्टर का। तो 21 नंबर तक प्रश्नों का सलूशन हमने पिछले दिनों किया। आज हम लोग 22 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 आप अपने बुकों में देखेंगे तो ध्यान से सुनिए, जिनके पास बुक नहीं है। नीचे दिए गए चित्र दिया गया है, ठीक है। ये चित्र है, यहाँ पर हम बनाते हैं। ये Q है, द्विध्रुव है, ये -Q है। दो द्विध्रुव को रखा गया है, ये फिर -Q है और यहाँ पर +Q है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच की दूरी जो है A है, ये अर्थात एक एक निकाय की जो दूरी है वो क्या है, A। और इसके अक्ष पर इधर P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है, जबकि यहाँ से इस -Q से यहाँ से इसकी दूरी दिया गया है R है, ठीक है। तो चलिए अब आप जरा समझिए कि यहाँ से +Q से ये यहाँ तक की दूरी R + A होगा, और यहाँ से दूरी जो होगा इस +Q से R - A होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है इसको B मान लिया जाए और यहाँ पर जो है A मान लिया जाए, और बीच वाले को हम C मान लेते हैं। बीच वाले को क्या मान लेते हैं, C, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि A के कारण P पर वैद्युत विभव, ठीक है। A बिंदु आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, तो A, अब इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे, इसके कारण यहाँ विभव, फिर इसके कारण यहाँ विभव, फिर इसके कारण यहाँ, सबको जोड़ना है। तो चलिए A के द्वारा या के कारण, ठीक है, P पर वैद्युत विभव, P पर विभव, तो P पर विभव V1, तो V1 क्या हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ हम रखें, क्यों, या 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R, तो R + A होगा, ठीक है। R + A यहाँ के कारण यहाँ पर। अच्छा, B के कारण वैद्युत विभव V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर Q/R - A B के कारण होगा। अच्छा, C पर दोनों के कारण, चूंकि ये पहले के कारण और फिर दूसरे द्विध्रुव के कारण, C के कारण, तो C पर दो आवेश हैं, एक पहले द्विध्रुव का और दूसरे द्विध्रुव का। तो हम दोनों के द्वारा निकाल लें, तो पहले द्विध्रुव के लिए भी उतना ही, दूसरे द्विध्रुव के लिए उतना ही, तो हम 2 गुना कर दें, क्या 2 गुणे कर देते हैं, 2 बटा कर देते हैं, 1/2/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R, ये 3 हो गया, ये V3 है, ठीक है। चूंकि ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। अब हम क्या करेंगे कि टोटल V बराबर V1 + V2 + V3 जोड़ देंगे। तो चलिए V1 V2 V3 जोड़ेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन जो है कामन है और Q भी कामन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कामन ले लेते हैं और Q भी कामन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बचेगा 1/R + A, फिर प्लस 1/R - A, फिर माइनस यहाँ पर 2/R, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये Q
ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो r प्लस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर, जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये दोनों बचेगा तो यहाँ आ जाएगा r इंटू आर माइनस ए, जब इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा, तो फिर r इंटू आर प्लस ए, और जब इससे भाग देंगे तो ये दोनों का गुणा 2, तो दोनों का जब गुणा होगा तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो हम लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ठीक है, टोटल भी तो Q अपान 4πε0। अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, r का गुणा होगा आर स्क्वायर में, r में तो आर स्क्वायर माइनस ए आर, फिर इसका गुणा होगा तो आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए आर, फिर माइनस इसका गुणा होगा तो माइनस 2r स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या है कि अब पूरे का बटा तो ये लिख ही दें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर। अब जरा समझिए कि Q अपान 4πε0 और इसको सॉल्व करें तो 2r स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर कटेगा, ये ए आर और ये ए आर कट जाएगा, बचेगा माइनस 2a स्क्वायर, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2a स्क्वायर अपान नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कि 1/4πε0 और 2, ठीक है। अब Q इंटू ए, तो देखिए Q इंटू ए लिख दें, Q इंटू ए, तो Q इंटू ए तो 2QA, तो चूंकि Q इंटू ए होगा इसके लिए Q इंटू ए पी होगा, तो ये 2p हो जाएगा इंटू ए अपान, इसमें जो ये ए स्क्वायर है ये r से बहुत छोटा है, दिया है कि r/a जो है बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर ए स्क्वायर कामन भी ले लेते हैं, ए स्क्वायर कामन ले लेंगे इसमें, तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 1 से बहुत बड़ा होगा, तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि ए स्क्वायर को हटा दें, तो हटा देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर इंटू आर और ऊपर हो गया ये क्यू इंटू ए के जगह पर पी, तो 2p इंटू ए अपान 4πε0 और नीचे हो जाएगा आर क्यू। देखिए आर का क्यू आ गया, नीचे क्या आ गया आर का क्यू। तो पूछा गया है कि परिणाम जो है आर पर बिंदु के लिए आर पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। तो आर पर जो विभव की निर्भरता है वो भी प्रोपोर्शनल, बाकी सब तो कांस्टेंट है, 1/r³ है। भी प्रोपोर्शनल क्या है 1/r³, तो यही हमें निकालना था 1/r³। ठीक है, इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है भी पी बिंदु पर। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, जैसे जैसे सॉल्व किया गया इस तरह सॉल्व करिए।
हो गया। चलिए हटा दें। आइए देखा जाए अब आगे। कहा जा रहा है कि एक वैद्युत टेक्नीशियन जिसको 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है। ये 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है 1 किलोवोल्ट का मेंस है, लेकिन उसके पास जो है 1 माइक्रोफैरेड के कई संधारित्र हैं। 1 माइक्रोफैरेड के कई संधारित्र हैं जो 400 के वोल्ट पर जोड़े जा सकते हैं। कितने वोल्ट पर? 400 के वोल्ट पर जोड़े जा सकते हैं। तो 400 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। 400 वोल्ट से अधिक वोल्ट के मेंस से इसके पास है 1 किलो वोल्ट। इसका मतलब इससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन अधिक अगर हम इसको 2, जैसे आप समझिए कि अगर एक संधारित्र ये है और एक संधारित्र ये है तो 400 वोल्ट ये और 400 वोल्ट ये, तो 800 ही वोल्ट हुआ। कितने वोल्ट हुए? 800 वोल्ट हुए। तो अगर इसको भी अगर हम 1 किलो वोल्ट के मेंस से जोड़ेंगे, अगर इसको 1000 वोल्ट दे दें तो ये जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। ये कम रहेगा, इससे अधिक रहेगा ये तब जलेगा नहीं, लेकिन कम रहेगा तो तुरंत जल जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। तो हम क्या करें कि इसमें 3 लगा दें श्रेणी क्रम में। 3 लगा देंगे तो ये 1200 हो गया ना। अब 1200 वोल्ट मिलेगा तब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब अब जलेगा नहीं। ठीक है, तो 1000 वोल्ट पे हम लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो 1000 वोल्ट पे अब लगाएंगे तो शॉर्ट नहीं करेगा, जलेगा नहीं। अब देखिए इसका मतलब 1 में 3, अच्छा 3 लगा दिए तो ये 3 वोल्ट हो गया ना, 3 माइक्रोफैरेड हो गया, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, तो 3 माइक्रोफैरेड हमें पता चल गया। बहुत ज्यादा कर देंगे तो काम ही नहीं करेगा, इसीलिए 3, अधिकतम 3। तो अब ये 3 माइक्रोफैरेड है, तो 3 माइक्रोफैरेड का एक है। अगर इसके समांतर में 3 माइक्रोफैरेड का एक और लगा देते हैं, समझिए ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड का है। तो अब देखिए जैसे ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो ये 1-1 माइक्रोफैरेड का है, तो 3 माइक्रोफैरेड तो होगा नहीं श्रेणी क्रम में। तो 1/c' बराबर हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये हो जाएगा 3/1 1/c', तो c' बराबर 1/3 माइक्रोफैरेड। यानी इनका जो एक का तुल्य कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, वह तो 1/3 माइक्रोफैरेड हो गया। अब इसके कितने ऐसे समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तो जैसे 1/3 1/3 1/3 1/3, कैसे कितने बार जोड़े कि 2 आ जाए। तो आप देखिए 1/3 में हम शॉर्टकट लगाएं अगर, तो 1/3 में अगर हम 6 से गुणा कर दें, जितने बार करेंगे उतने का गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा कर दें इसमें तो 2 आ जाएगा ना, 2 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। इसका मतलब हमें इस तरह के कितने बनाने पड़ेंगे, तो 6 ठे बनाना पड़ेगा ऐसे। ये 3 हुआ, ये 4 हो गया, ठीक है, फिर ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 ठे ऐसे बनाकर इसको जो है समांतर क्रम में, और अब अगर हम इसको 1000 के वोल्ट से जोड़ेंगे तो ये 60 नहीं करेगा, ये 2 माइक्रोफैरेड के बराबर काम करेगा। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड के बराबर काम करेगा।
तो यह जो है कितने इसमें संधारित्र की आवश्यकता पड़ा है 1 माइक्रोफैरेड के, तो 1 2 3 3 1 में तो 6 है, तो कुल कितने 18 संधारित्र की आवश्यकता होगी, 18 संधारित्र की आवश्यकता होगी। क्लियर है? तो लग जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले 1000 वोल्ट का मेंस है तो 3 ठे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एक 400 वोल्ट का है, 2 लगाएंगे तो 60 कर जाएगा जब उसको हम 1000 वोल्ट से जोड़ेंगे तो, और 3 लगाएंगे तो 60 नहीं करेगा, कम ये अधिक हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा तो 60 नहीं होगा, यानी कम से कम हमें 3 कैपेसिटर एक श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब इसको जो है 1 माइक्रोफैरेड का है, जब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य कैपेसिटेंस कितना हो गया, तुल्य कैपेसिटेंस हो गया 1/C डैश बराबर 1 + 1 + 1 बराबर 3/1, तो C डैश बराबर 1/3, यानी 1 का आ गया 1/3 माइक्रोफैरेड। हमें चाहिए कितना 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 माइक्रोफैरेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि N × C डैश बराबर लिख दें यहाँ पर क्या 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड यहाँ लिख देते हैं, और N × C डैश है कितना, तो 1/3 बराबर 2, तो n बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 2 में, तो कितना 6, यानी कितने सर्किट होने चाहिए समांतर क्रम में 6 समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक में 3 कैपेसिटर लग रहे हैं, तो कुल संधारित्रों की संख्या, तो कुल संधारित्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 3 × 6, क्योंकि एक सर्किट में 3 लग रहे हैं, तो कितने संधारित्र 18, यानी कम से कम 18 संधारित्र की आवश्यकता होगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। ऊपर लिख लीजिए कि 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र का विभवांतर 400 वोल्ट है, 400 वोल्ट है, अतः कम से कम 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कम से कम 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1000 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जा सकता है, 1000 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जा सकता है। अब 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से तुल्य संधारित्र की धारिता, C डैश हो तो ये लिखिए जो यहाँ लिखा गया है 1/C डैश बराबर 1/1 + 1/1 + 1/1, तो 3/1, C डैश बराबर 1/3, यहाँ तक लिखिए। तो आप लिख लिए, अब लिखिए, अब n समांतर क्रमों में जोड़ने पर तुल्य संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो तो ये लिखिए N × C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरेड, N × C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरेड, N C डैश का मान 1/3 बराबर 2, तो N बराबर 6, यानी कितने समांतर क्रम 6 ठे समांतर क्रम में 1 2 3 4 5 6। अतः कुल संधारित्रों की संख्या बराबर 3 × 6 18, कुल संधारित्रों की संख्या बराबर 18 हो गया। इस चित्र को बनाइए, जो ये चित्र बनाया गया इसे बनाइए जल्दी से।
हो गया, बना लिए। चलिए अब आप देखिए 24 24 नंबर, हटा दें इसको। 24 नंबर देखिए 24, तो 24 नंबर देखिए 24 नंबर 2 फैरेड। देखिए 2 फैरेड, फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का। 2 फैरेड धारिता का जो है समांतर पट्टिका संधारित्र है, ये है ऐसे, ठीक है, जिनके बीच की दूरी यहाँ से इन प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। यानी ये दिया है कि D बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा गया है कि क्षेत्रफल, पट्टिका का क्षेत्रफल A पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग A का मान ज्ञात करेंगे। फिलहाल ये 2 फैरेड जो लिखा गया है इसके लिए हमें पता है कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, निर्वात है तब। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू A/D। एप्सिलॉन नॉट का मान पता है आपको, A का मान पता है, A का ज्ञात करना है, D का पता है, C का भी दिया गया है 2 फैरेड बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.5 लगभग है 84 ऐसे, इंटू 10⁻⁻12 और इंटू A, और D का मान है 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। इसको 0.5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से A का मान निकल जाएगा। A का मान आएगा 2 गुणे 0.5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और इसी में ये एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दें तो एप्सिलॉन नॉट का एक्यूरेट वैल्यू जो होता है वह यही होता है। जल्दी से रख कर और निकालिए, जल्दी से कैलकुलेशन करिए और A का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकालिए। तो ये जगह 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऊपर चला जाएगा ना ये, तो ये गुणा करेंगे 2 × 5 = 10, तो 1 हो जाएगा। 1 गुणे 10⁻10 होगा, 10⁻10 और नीचे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और जब ये नीचे जाएगा ये हो गया 8.85, अब भाग दे दीजिए तो 10 में, यहाँ 10 में 8.85 से भाग दीजिए और 10 पर 9 घात कर दीजिए। तो ये क्षेत्रफल देखिए कितना आता है, 10 में 8.85 से भाग दे दीजिए तो लगभग आएगा 1.12 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर। अब जरा आप समझिए कि ये 1.12 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर, ये जानते हैं कितना बड़ा है? आप जरा कल्पना करिए कि 100 मीटर स्क्वायर अगर लिखा जाए, ठीक है, तो कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर। इमेजिन करिए, कल्पना करिए 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर, ये बढ़ता जा रहा है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, ठीक है। अगर
हम इतना क्षेत्रफल का प्लेट बनाएं, जो ये क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल का, अगर ये 9 घात हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा, इतना क्षेत्रफल का प्लेट बनाए, तो क्या इतना क्षेत्रफल का प्लेट बनाना संभव है कि इतना बड़ा एरिया का जो है हम एक प्लेट बनाए फिर दूसरा प्लेट उसके सामने खड़ा कर पाए? ये हो पाएगा? आप सोचिए कि अगर हम केवल 100 मीटर स्क्वायर करें, 100 मीटर स्क्वायर, जरा समझिएगा, 100 मीटर स्क्वायर करें, तो 100 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर में 3 फीट होता है। 1 मीटर में 3 फीट, तो 3 तिल्ली के 9 फीट स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 9 फीट लगभग स्क्वायर आएगा। तो 100 में कितना हो जाएगा? तो 900 फीट स्क्वायर, सपोज दैट, मान लेते हैं। आप एक कमरे की बात करेंगे तो कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो अगर 12 बाई 10 का है या 9 बाई 10 का है अगर कमरा, तो 90 फीट हुआ, 90 फीट स्क्वायर। अब जरा सोचिए कि 900 फीट है, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना 900 फीट स्क्वायर हम अभी एक छोटा सा रख रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा है। ये क्षेत्रफल इसके सापेक्ष कई गुना है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा प्लेट बनाना संभव नहीं है। इसीलिए जो ये फैरेड लिखा जाता है, फैरेड न लिखकर माइक्रो फैरेड लिखा जाता है। यही कारण है कि माइक्रो फैरेड लिखा जाता है, फैरेड में न लिखकर किस में दिया जाता है? माइक्रो फैरेड में लिखा जाता है। क्योंकि अगर 1 फैरेड भी है तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 फैरेड भी है तो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो माइक्रो फैरेड में जब लिखा जाएगा, यहाँ 2 था, अगर माइक्रो फैरेड होता है तो 10⁻⁻6 का गुणा होता ना, तो 10⁻⁻6 का गुणा करते तो ये 3 हो जाता। यहाँ 10 पर 9 घात है, जो ये क्या आ जाता है? 3 घात होता है। तो 10 पर जब 3 घात हो जाता तो 1000, तो 1000 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी इमेजिन करिए कि माइक्रो फैरेड अगर लिखा है तो माइक्रो फैरेड में भी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको क्या किया जाता है? क्षेत्रफल को कई बार लपेटा जाता है, ताकि जो है क्षेत्रफल उसका कम एरिया, कम वॉल्यूम में वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल हो जाए। इसीलिए उसे कई बार लपेट कर कैपेसिटर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब आपको समझ में आ गया कि यह जो है क्यों हम फैरेड नहीं लिखते हैं, हमेशा माइक्रो फैरेड में ही आता है, या नैनो फैरेड में आता है, या पीको फैरेड में आता है। क्लियर है? क्योंकि फैरेड लिखेंगे तो उतना बड़ा एरिया का प्लेट बनाना संभव नहीं है, न उतना बड़ा संधारित्र हम कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए इसे जो है माइक्रो फैरेड में ही लिखा जाता है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब आगे देखा जाए। चौबीस नंबर था, ये 25 देखा जाए। सॉल्व कर लीजिए इसको, इतना सॉल्व करिए, ए का मान निकालिए, और ए का मान जब निकल जाए, ए का मान निकालिए पहले। हो गया? तब आप नीचे लिखिए, चूंकि इतना अधिक क्षेत्रफल का प्लेट बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है कि इतना अधिक क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर का रखा जा सके। अतः इसीलिए माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड में संधारित्र लिखे जाते हैं। हो गया? चलिए अब आइए 25 नंबर देखा जाए। 25, आइए 25 नंबर, 25 नंबर कहा गया है कि एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ चित्र बन रहा है। ये चित्र है।
और यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है मेंस। यहाँ पर 300 वोल्ट लगाया गया है। कितना वोल्ट लगाया गया है? 300 वोल्ट। अब देखिए ये 100 पिको फैरेड है, ठीक है। ये 200 पिको फैरेड है, ये भी 200 पिको फैरेड है, और ये C4 जो है ये 100 पिको फैरेड है। ये है C4, ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि नेटवर्क जाल ये है कि तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए, इसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसको हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना है तो ये एक सिरा हो गया और एक सिरा ये, तो इस सिरे को आप समझिए, ये तार होता है, तो इसको पकड़कर अगर हम इधर लाए तो ये इधर आ जाएगा, तो इसके सीध में आ जाएगा। यानी ये सिरा अगर यहाँ पर आया तो ये ऐसे होगा इस तरह, और ये दोनों जो है यहाँ पर ये ऐसे हो गए, ऐसे जुटकर, और ऐसे एक सिरा यहाँ हो गया और एक सिरा यहाँ हो गया। तो ये देखिए ये और ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है, और उसके साथ ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसको जो है 300 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जा रहा है। ये इस तरह है, इसको घुमाकर ऐसे बना दिया गया। तो अब चलिए यहाँ पर तुल्य धारिता इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। तो ये 200 है, ये 200 है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यानी C2 C3 किस में है? C2 और C3 श्रेणी क्रम में। तो इसकी तुल्य धारिता C2 व C3 की तुल्य धारिता C डैश हो तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर 1/C डैश बराबर 1/200 प्लस 1/200, 2/200 यानी 1/100। तो C डैश आ गया, दिस इम्प्लाइज C डैश आ गया कितना? 100 पिको फैरेड। क्लियर? अब देखिए इसके साथ ये C1 समांतर क्रम में है, तो अब लिखेंगे C1 व C डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः अब इनका तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C डैश, समांतर क्रम में है तो प्लस हो जाता है। तो 100 प्लस 100 बराबर 200, तो C डबल डैश। अब ये 200, ये 100 है, ये 100 पिको फैरेड है। अब चलिए ये 100 और इसका टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 200 आ गया। तो अब C4 व C डबल डैश श्रेणी क्रम में है। किस में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य धारिता C हो तो 1/C बराबर 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश। 1/C4 का मान है 100 और C डबल डैश का मान है 200। तो ये हो जाएगा 200 एलसीएम ले लिया जाए तो ये 2 और ये 1, ठीक है। 1/C दिस इम्प्लाइज C बराबर 200/3 पिको फैरेड। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 200/3 पिको फैरेड। इतना पहले ज्ञात कीजिए, अभी इसमें और निकालना है।
हो गया। ये प्रश्न का चित्र है और इसका ये रूप है, तो ये बना लीजिए। हो गया। अब देखिए, अभी और भी चीजें हैं, हटा दें इसको। चलिए अब देखिए, अब हमको ये पता हो चुका है कि तुल्य धारिता कितना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और इसकी वोल्टता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हो गया। अब आप समझिए कि ये एक है और ये एक है, ये दोनों किस क्रम में है? तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में है। जो ये 300 वोल्ट है वो इन दोनों में बटेगा, तो पहले इन दोनों में बांटेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग बांटेंगे। तो इसका है 100 पिको फैरेड और इसका है टोटल का 200 पिको फैरेड। तो 300 वोल्ट को इसमें बांट दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 300 वोल्ट को अगर बांटते हैं इस पर और इस पर, तो आप देखिए जरा समझिएगा कैसे बांटा जाता है। श्रेणी क्रम में किस तरह बांटते हैं, तो आवेश तो बराबर होगा इस पर और इस पर, तो इसका मतलब V1 और V2 जो है वो बटेगा। तो किस तरह बटेगा? तो चलिए, हमने बताया था श्रेणी क्रम में जोड़ते समय कि आवेश इस पूरे पर और इस पूरे पर बराबर होगा, तो ये V1 होगा और ये V2 होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2, यही बताया गया। V के जगह पर क्या है 300, तो V1 प्लस V2 बराबर 300 वोल्ट हम रख देंगे। V1 प्लस V2 300 वोल्ट। अब हमें पता है कि इसकी कैपेसिटर पता है कि 300 पिको फैरेड है, इसका है 200। तो आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है Q बाई V, यही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर इसमें और इसमें बांटना है तो C1, तो ये Q बराबर क्या लिखेंगे C इंटू V, तो ये Q1 लिखें तो ये Q बराबर C1 इंटू V1 बराबर C2 इंटू V2। अब देखिए C1 अपान C2 बराबर V2 अपान V1 होगा। अब यहाँ पर हम मान रख दें तो C1 C2 का मान, तो C1 का मान 100, दिस इम्प्लाइज 100 और इसका 200 बराबर V2 अपान V1। अब ये हो गया 1/2, तो V1 संबंधे V2 बराबर हो जाएगा 2 संबंधे 1। तो 300 वोल्ट को बांटना है तो V1 ये है, यानी इस 100 पिको फैरेड यानी चौथा है C4, तो इसमें 200 वोल्ट होगा। इसमें कितना हो गया 200 वोल्ट हुआ, और जो इसमें है इसमें 100 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करिए। तो ये C4 कर दीजिए और यहाँ पर C डबल डैश करिएगा, C4 V1 और ये C डबल डैश V2। हो गया।
गया। दो संबंधी एक के अनुपात में आया। अब जब दो संबंधी एक के अनुपात में आ गया तो C4 पर विभव V1 है, तो V1 बराबर हो जाएगा 300 गुणे 2 अनुपाती भाग बटे अनुपाती भागों का योगफल, तो 2 + 1 3, 3 से कटेगा 100, तो 200 वोल्ट हो गया V1 की जगह पर। और V2 जो हो गया वो अब 300 माइनस 200 घटा दें तो 100 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि अब इसमें 100 वोल्ट है। अब जरा ध्यान समझिए कि जो यहाँ पर है इसमें 100 वोल्ट है, क्योंकि समांतर क्रम में है तो इसमें भी तो 100 वोल्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। ये C1 था, तो C1 में अतः C1 में विभवांतर कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। C1 में समांतर विभवांतर 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब बचा है C2 और C3, तो ये है 200, ये भी 200 है, तो इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यानी 100 वोल्ट है तो 50 वोल्ट C2 पे होगा, 50 वोल्ट इस पर हो, क्योंकि दोनों का ये कैपेसिटेंस क्या है? बराबर है। तो C2 व C3 के या C2 और C3 में विभवांतर बराबर बराबर होगा। इसलिए C2 व C3 पर विभव 100/2, तो 100/2 यानी कितना? 50, तो 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। C2 पे भी 50 वोल्ट, C3 पे भी 50 वोल्ट लगाइए। हो गया। अभी तो हमने निकाला केवल पोटेंशियल प्रत्येक कैपेसिटर पे। ठीक है, अब निकालना है चार्ज, आवेश। तो चलिए आवेश भी निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि C1 पर 100 वोल्ट है, तो C1 का पता है कि 100 पिको फैरेड है। कितना है? 100 पिको फैरेड। तो इस पर चार्ज, तो C1 पर आवेश की मात्रा, C1 पर आवेश की मात्रा तो C1 पर आवेश की मात्रा कितना होगा? तो C1 पर आवेश की मात्रा हो जाएगा, आप जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर C × V हो जाएगा। तो 100 वोल्ट गुणे C × V, तो C × V, तो 100 वोल्ट गुणे 100 पिको फैरेड, 100 गुणे 10⁻⁻12, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, C1 पे। C2 और C3 पे तो बराबर बराबर होगा। तो चलिए C2 व C3 पर आवेश की मात्रा ये क्या हो जाएगा? ये 200 पिको फैरेड है और 50 वोल्ट है, तो 50 गुणे 200 गुणे 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 200, तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10। ये भी तो 10,000 होगा। 0 0 0 5 दूना के 10 गुणे 10⁻⁻12,
1 2 3 4, तो ये भी 10⁻⁻8 कूलम। ये भी आएगा 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है। अब इस पर C4 पे, तो C4 पर आवेश की मात्रा इतना लगा लीजिए, फिर C4 पर आवेश की मात्रा निकालना है। तो इस पे हो जाएगा 100 पिकोफैरेड है, 200 वोल्ट है, तो 200 गुणे 100 गुणे 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 गुणे 10⁻⁻8 कूलम लगा लीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए 26 नंबर 26। आइए 26 नंबर। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे इसका जो एरिया है ये A बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उनके बीच की जो दूरी है 2.5 mm है। इनके जो बीच की दूरी है 2.5 mm। ठीक है। और संभरण से संधारित्र को आवेशित किया जाता है 400 वोल्ट से। इसका मतलब है इनको 400 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है? इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। इस प्रकार पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र E के परिमाण और U में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए पहले देखा जाए इसमें। ठीक है कि हम निकालेंगे, ये D दिया गया है, D बराबर है 2.5 mm, यानी 2.5 गुणे 10⁻³ मीटर D। और A दिया गया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख दें 90 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर बदलेंगे 10⁻⁴। ठीक है। अब V बराबर दिया गया है 400 वोल्ट। कितना दिया गया है? 400 वोल्ट आवेशित किया जाता है। तो हम C निकाल लेते हैं। तो C निकाल लेते हैं। C बराबर हो जाएगा ε0 A/D। ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। A का मान है 90 गुणे 10⁻⁴, और D का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करके C का मान पहले निकाल लिया जाए। तो C का मान निकालते हैं। तो अब जल्दी से गणना करिए, निकालिए C का मान पहले।
सी का मान निकालिए जल्दी से। जल्दी करिए। तो ये आएगा लगभग गुणा करने के बाद देखेंगे 318.6 गुणे 10⁻, देखिए -12 और -4 -16 में से ये 3 जाएगा तो -13 होगा। और इसको 3.186 लिखेंगे तो 2 और जुटेगा तो 10⁻−11 हो जाएगा। सी इतना, ठीक है, फैरेड। अब देखिए सी का मान तो आ गया और भी का मान दिया है 400 वोल्ट। तो U बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा जो संचित होता है 1/2, ठीक है, 1/2 C/V², यही होता है C/V²। या ऐसे लिखते हैं ना Q × V, और Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर लिखते हैं ऐसे C बराबर Q/V, तो Q बराबर CV, तो ये C × V²। संचित जो ऊर्जा होता है वो हो जाएगा QV, हाफ QV या हाफ CV², ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 3.186 गुणे 10⁻−11, और ये 400 का स्क्वायर कर दें, 400 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 3.186 गुणे 4 का स्क्वायर 16, और ये 4 घट जाएगा तो 10⁻4 निकलेगा तो -7, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 का गुणा कर दें, 8 × 6 = 48, 8 × 64, 64 और 4 68, और 8 कम 8 और 6 14, 8 लिखे 24 और 1 25, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 10⁻−7, तो 25.488 गुणे 10⁻−7 जूल। ये तो U हो गया, ये क्या हो गया U, ठीक है। तो जल्दी से संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लीजिए, निकाल लीजिए जल्दी से संचित स्थितिज ऊर्जा। निकल गया। अब देखिए इसी को आप लिख सकते हैं, ये -7 है तो ये 25 है, तो इसको 2.5 लिख दीजिए, तो 5 कर दीजिए, और 10⁻6 जूल भी लिख सकते हैं। ये 4 8 है ना, तो 8 एक जाएगा इसमें तो 5 हो जाएगा, और 2.5 तो यहाँ पर -7 एक जुटेगा तो -6 हो जाएगा, हम ये भी लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिए पूछा गया है एक और, इसमें इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित समझकर प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U ज्ञात कीजिए। प्रति एकांक, तो आयतन पहले निकाल लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल पता है, आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई से गुणा कर दें तो आयतन निकल जाएगा। तो चलिए क्षेत्रफल पता है इतना,
और लंबाई पता है ये, तो आयतन अगर निकालने वॉल्यूम आयतन A इंटू वी A इंटू डी कर दे। A का है 90 इंटू 10⁻⁻4 और D का है 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये आयतन निकाल लीजिए और इतना मीटर क्यूब हो गया और इसी से इसमें भाग देना है। ठीक है, तो अब U जो होगा, इस मान U पूछा गया है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का घनत्व तो ये आया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 और पूरे का बटा ये तो 4 3 7 हो जाएगा ना, तो 90 गुणे 2.5 और गुणे 10⁻⁻7 3 ये माइनस और -4 ये तो -7। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करके निकालिए कितना आता है। तो ऊपर तो 10 यानी 25 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25। ठीक है, ये ऊपर जाएगा +7 तो 25 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। और ये है कितना 2.5 तो 90 गुणे 2.5 तो ये भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 250 कटेगा तो 10 यानी 1/9 1/9 तो 1/9 आ गया। 1/9 1 में 9 से भाग दे दीजिए। निकाल लीजिए आवेश घनत्व ऊर्जा घनत्व। आया 1/9 भाग देंगे तो क्या होगा, पॉइंट बढ़ेगा, 10 होगा 1 फिर 1 तो 1 ऐसे लिखेंगे इंटू 10⁻, बस इतना जूल पर मीटर क्यूब ये आ गया। ठीक है, अब चलिए कि ये तो U आ गया। अभी पूछा गया है आपका कि वैद्युत क्षेत्र और U में जो है रिलेशन स्थापित करने के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र और U में रिलेशन स्थापित जो होगा उसके लिए चलिए देखा जाए वैद्युत क्षेत्र और U में रिलेशन क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये पता है, हटा दिया जाए इसको। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो E होता है, E आप जानते हैं कि E इंटू S बराबर होता है Q/ε0। यही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए S के जगह पर E लिखेंगे, A लिखेंगे, E इंटू A बराबर ये Q, तो Q के स्थान पर ये Q है। ठीक है, तो Q/ε0। अब यहाँ Q है और Q के स्थान पर हमें रखना है Q/ε0। ठीक है, अब यहाँ पर हम Q के स्थान पर जैसे Q है ना, तो अब देखिए जरा कि हाफ लिखा जाता है ना, Q बराबर, यहाँ देखिए U बराबर हमने क्या लिखा, U बराबर लिखा जो स्थितिज ऊर्जा है वो लिखा कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिखा हाफ CV², यही लिखा था हाफ CV या हाफ QV, तो हाफ Q इंटू V। ठीक है, अब जरा देखिए कि यहाँ पे जो हाफ QV है वो तो U है, तो Q के स्थान पर हम लिख सकते हैं, Q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो
Q के स्थान पर लिखा जा सकता है, Q के स्थान पर 2U अपान V हम ये लिख सकते हैं। Q के स्थान पर 2U अपान V तो पोटेंशियल है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि U यहाँ Q के स्थान पर लिख दिया जाए, ठीक है। और ये C बराबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। यही तो होता है ना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब ये एप्सिलॉन नॉट A अपान D C है, A पता है, A और D पता है। हमें केवल ये ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र E और U में रिलेशन निकालना है। U का मतलब क्या है कि ये कैपिटल U अपान A इंटू D। U तो ये है, यानी जहाँ पर कैपिटल U अपान A इंटू D आएगा उसके स्थान पर हमको रखना है स्मॉल u। अच्छा, U कैपिटल U क्या है, तो कैपिटल U जो है वो है 1/2 Q इंटू V अपान A इंटू D, यही है A इंटू D। अब देखिए कि Q अपान A इंटू D ये U है, यहाँ से अगर हम देखें तो Q के स्थान पर रखें तो ये गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन इंटू A इस Q के स्थान पर, ठीक है। तो ये Q के स्थान पर अगर रख देते हैं कि E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ठीक है, और इंटू V अपान A इंटू D, ठीक है। तो A इंटू D ये हो गया क्या, U। अब देखिए A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर जो E होगा, E नीचे 2 है तो जो E होगा वो 2 का गुणा हो जाएगा U में, तो 2U, ठीक है। और नीचे हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा V, एप्सिलॉन नॉट V। तो ये 2U इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2U इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये V क्या है, तो पोटेंशियल है, डिफरेंट प्लेटों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंट है, 2U अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू V। तो ये बना लीजिए आप लोग। बना, देखिए जरा यहाँ पर कि 2U यहाँ आया क्या, 2U एप्सिलॉन नॉट U और D भी तो है ना, यहाँ पर D भी लिखना है, 2UD अपान एप्सिलॉन नॉट V। D छूटा था, D भी होगा। अच्छा, अब देखिए जरा इसी चीज को, जैसे U है तो U बराबर, जैसे यहाँ लिखा गया ना कि 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा गया, एप्सिलॉन E इन एप्सिलॉन, और फिर यहाँ पर क्या लिखा गया, E इंटू V अपान D, यही लिखा गया था ये। अब जरा समझिए कि आप जानते हैं एक और फार्मूला क्या, कि E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा L, ये जानते हैं ना, E बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा L। तो देखिए डेल्टा V अपान डेल्टा L, तो ये जो V अपान D है तो ये डेल्टा V है और ये डेल्टा L है, तो V अपान D की जगह पर हम E रख सकते हैं यहाँ।
तो अगर v अपान डी के जगह पर ई रखेंगे तो 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट, और ये v अपान डी की जगह पर जब ई रखेंगे तो ई तो पहले से है ही और ये भी ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। तो ये हो गया u, तो बना लीजिए। फिर से समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। देखिए कहा गया है रिलेशन ज्ञात करने के लिए तो पहले हम इन्हें u लिख लिए। स्मॉल u के स्थान पर क्या होगा, तो कैपिटल U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, संचित स्थितिज ऊर्जा अपान आयतन, तो आयतन हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे बीच की दूरी, तो a इंटू डी लिख दिया, तो ये u हो गया। अब a इंटू डी, u का मान आप जानते हैं क्या 1/2 क्यू भी होता है, तो 1/2 क्यू भी लिख दिया, a इंटू डी हो गया। क्लियर। अब हमें पता है कि q बराबर यहाँ से, ठीक है, तो q बराबर a, देखिए e इंटू एप्सिलॉन नॉट और ये a, तो a यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 यहाँ a इंटू डी है, तो 2a इंटू डी, और ये भी तो था ही। अब a और a क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, अब देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर 1/2 नीचे हो गया, 2d तो नीचे हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई भी, तो एप्सिलॉन नॉट ई भी आ गया। यहाँ पर तो ई बराबर हमने लिख दिया, तो आप ये भी लिख सकते हैं ई बराबर इधर गुणा करके, और यहाँ से हमने ये लिख दिया कि u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई इंटू भी अपान डी, ठीक है। ये a कट गया तो यहाँ आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई इंटू वी अपान डी। अच्छा v अपान डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से e, v अपान डी के जगह पर लिख सकते हैं e, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यही है u का फार्मूला। u क्या है, ये ऊर्जा घनत्व है। स्मॉल u जो है ऊर्जा घनत्व है, संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व यानी जूल प्रति मीटर क्यूब। तो ये फार्मूला हो गया। तो आज इतना ही, इसके आगे चर्चा करेंगे, कल मुलाकात होगी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर लिख दीजिए, सेंड कर दीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से हम इसको कल रिवाइज कर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आज जरूर कर दीजिएगा, ताकि कल पहले हम इसी को बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।